नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न था, हाल ही में ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की गई है? अंतर्राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संघ यानी IEEA, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी UNSDSN, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO या फिर GWEC यानी वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद। हाल ही में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल यानी GWEC द्वारा 2022 के लिए ग्लोबल विंड रिपोर्ट प्रकाशित की गई। GWEC यानी वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद की स्थापना 2005 में की गई थी। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पवन ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक विश्वसनीय और प्रतिनिधि मंच प्रदान करने के लिए की गई थी। अतः विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, ऑयल बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये सरकार द्वारा तेल विपणन कंपनियों को जारी किए जाते हैं। 2. ये नकद सब्सिडी के बदले जारी किए जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2, यानी दोनों कथन सही हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से लगातार पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की खुदरा कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। ऑयल बॉन्ड सरकार द्वारा तेल विपणन कंपनियों को नकद सब्सिडी के बदले जारी विशेष प्रतिभूति होते हैं। ऐसे बॉन्ड जारी करके सरकार पूरे भुगतान को 5, 10 या 20 साल के लिए टाल सकती है और अंत में केवल ब्याज लागत का भुगतान कर सकती है। इसलिए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। अगला प्रश्न है, भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? शक्ति अभ्यास, वरुण अभ्यास, गरुड़ अभ्यास या फिर गरुड़ शक्ति अभ्यास? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शक्ति अभ्यास। हाल ही में भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता का 20वां संस्करण पेरिस में आयोजित किया गया था। इस वार्ता का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना था। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय अभ्यास हैं शक्ति अभ्यास सेना, वरुण अभ्यास नौसेना, गरुड़ अभ्यास वायुसेना। इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, शक्ति अभ्यास। अगला प्रश्न है, एकीकृत बाल विकास सेवा यानी ICDS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। 2. इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। महाराष्ट्र सरकार ने एक वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम यानी MTS एप्लीकेशन विकसित किया है। यह व्यक्तिगत विशिष्ट पहचान संख्या के जरिए संवेदनशील मौसमी प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को मैप करने के लिए विकसित किया गया है। अब एकीकृत बाल विकास सेवा यानी ICDS की निरंतरता बनाए रखने के लिए MTS परियोजना की परिकल्पना की गई है। एकीकृत बाल विकास सेवा एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे वर्ष 1975 में लॉन्च किया गया था। इसलिए कथन 1 सही है। इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इसलिए कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की वकालत की? एसके धर आयोग, कपूर आयोग, सरकारिया आयोग या फिर फजल अली आयोग? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फजल अली आयोग। आजादी के बाद भारत में 500 से अधिक रियासतों का पुनर्गठन करना एक बड़ी चुनौती थी। 1948 में राज्य गठन के लिए भाषा को आधार बनाने की संभावना तलाशने के लिए धर आयोग की नियुक्ति की गई थी। धर आयोग ने भाषा को आधार नहीं माना, बल्कि धर आयोग ने भौगोलिक निकटता, प्रशासनिक सुविधा, वित्तीय आत्मनिर्भरता और विकास की संभावना के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की वकालत की। धर आयोग की रिपोर्ट की जांच करने के लिए JVP समिति का गठन किया गया। JVP समिति ने धर आयोग की रिपोर्ट से सहमति व्यक्त की और राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के मानदंड को सही नहीं माना। भारत सरकार ने 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया। इसे राज्य पुनर्गठन आयोग के रूप में भी जाना जाता है।
इस आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया जा सकता है। इस आयोग की सिफारिशों पर 1956 से 1960 के बीच कई राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया, इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, फजल अली आयोग। अगला प्रश्न है, काला सागर निम्नलिखित में से किस देश से घिरा हुआ है? 1 आर्मीनिया, 2 जॉर्जिया, 3 रूस, 4 ईरान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 4, केवल 2 और 3, केवल 2 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। रूसी काला सागर बेड़े के युद्धपोत मॉस्कवा के डूबने से रूस को एक गंभीर झटका लगा है। काला सागर उत्तर और उत्तर पश्चिम में यूक्रेन, पूर्व में रूस और जॉर्जिया, दक्षिण में तुर्की और पश्चिम में बुल्गारिया और रोमानिया से घिरा हुआ है, इसलिए विकल्प भी सही है। यह बोस्फोरस के माध्यम से मरमरा सागर से और फिर डार्डेनेल्स के माध्यम से एजियन से जुड़ता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहे C/2014 UN-271 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कोविड-19 की जांच के लिए एक सुरक्षित एवं प्रभावी जांच किट, सूर्यमुखी से निष्कर्षित एक नया खाद्य तेल, चीन का एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन या फिर बर्नार्डिनेली बर्नस्टेन धूमकेतु। हाल ही में नासा के हब्बल स्पेस टेलीस्कोप ने पुष्टि की कि बर्नार्डिनेली बर्नस्टेन धूमकेतु अब तक का ज्ञात सबसे बड़ा बर्फीला धूमकेतु का नाभिक है। इस धूमकेतु का आधिकारिक नाम C/2014 UN-271 है, जिसका व्यास लगभग 129 किलोमीटर है, अतः विकल्प डी सही है। इसका नाभिक अब तक के किसी भी ज्ञात धूमकेतु के लगभग 50 गुना ज्यादा है और इसका द्रव्यमान 500 ट्रिलियन टन है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, बर्नार्डिनेली बर्नस्टेन धूमकेतु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। परंपरा और राज्य। 1 पुथांडु केरल, 2 विशु तमिलनाडु, 3 बोहाग बिहू असम। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से युग्म सही सुमेलित है या फिर हैं? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 3 या फिर केवल 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 3। नव वर्ष के पारंपरिक उत्सव है पुथांडु। इसे पुथुवरुंडम या तमिल नव वर्ष भी कहते हैं। यह तमिल कैलेंडर वर्ष का पहला दिन होता है जिसे पारंपरिक रूप से उत्सव के रूप में मनाया जाता है, अतः युग्म 1 सही नहीं है। विशु, यह केरल राज्य का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। यह मलयाली नव वर्ष का पहला दिन माना जाता है, अतः युग्म 2 भी सही नहीं है। बोहाग बिहू, इसे असमिया समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। इसे शस्यन ऋतु के आरंभ में मनाया जाता है। यह असमिया कैलेंडर का पहला माह है और इसके साथ ही असमिया नव वर्ष की शुरुआत होती है, अतः युग्म 3 सही है, अतः विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 3। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा वाक्विटा पोर्पोइस है तमिलनाडु में पहली बार देखी गई एक तितली, केवल कैलिफोर्निया की खाड़ी में पाया जाने वाला एक समुद्री स्तनधारी, मालाबार तट के पश्चिमी भाग में मिलने वाला एक प्रकार का कोरल रीफ या फिर मन्नार की खाड़ी में खोजी गई एक मछली। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल कैलिफोर्निया की खाड़ी में पाया जाने वाला एक समुद्री स्तनधारी। वाक्विटा पोर्पोइस मैक्सिको की कैलिफोर्निया की खाड़ी में पाया जाने वाला एक समुद्री स्तनधारी है। ये विलुप्ति के कगार पर खड़े हैं, जिनकी शेष आबादी के संरक्षण के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की जरूरत है। इनके आंखों के चारों ओर काले रंग का घेरा पाया जाता है, इसी कारण इन्हें समुद्री पांडा भी कहा जाता है। वाक्विटा पोर्पोइस समुद्र में पाए जाने वाले सबसे छोटे सिटासियन हैं, जो केवल कैलिफोर्निया की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में पाए जाते हैं। सिटासियन वे समुद्री स्तनधारी होते हैं जो मछलियों की तरह रहते हैं, जैसे व्हेल, डॉल्फिन इत्यादि, अतः विकल्प बी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल कैलिफोर्निया की खाड़ी में पाया जाने वाला एक समुद्री स्तनधारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय न्यायिक सेवा प्राधिकरण यानी NALSA का संरक्षक यानी पैट्रन इन चीफ होता है? भारत का सॉलिसिटर जनरल, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का राष्ट्रपति या फिर भारत का संघीय कानून मंत्री? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रीय न्यायिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना न्यायिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत की गई है।
न्यायिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त एवं सक्षम न्यायिक सेवाएं उपलब्ध कराता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश नालसा के संरक्षक होते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमन्ना नालसा के संरक्षक हैं। अतः विकल्प बी सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रीय न्यायिक सेवा प्राधिकरण यानी NALSA की स्थापना न्यायिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत की गई है। न्यायिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त एवं सक्षम न्यायिक सेवाएं उपलब्ध कराता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश NALSA के संरक्षक होते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमन्ना NALSA के संरक्षक हैं। अतः विकल्प भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अंतिम प्रश्न है, रामायण के निम्नलिखित में से कौन से संस्करण भारत के बाहर प्रचलित हैं? 1 रेमकर, 2 रामकेन, 3 यामाजाड्डा। निम्नलिखित में से सही कूट का चुनाव करें। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। वर्ष 2022 के हनुमान जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। देश की चारों दिशाओं में स्थापित की जाने वाली प्रतिमाओं की श्रृंखला में यह दूसरी प्रतिमा है। रामायण की कथाएं भारत के बाहर म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, जापान, मंगोलिया, वियतनाम और चीन आदि में भी प्रचलित हैं। मूल वाल्मीकि रामायण को विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में रूपांतरित या अनुवादित किया गया है। रामायण के कुछ प्रमुख प्रचलित रूपांतरण हैं रेमकर कंबोडिया में, रामकेन थाईलैंड में, यामाजाड्डा म्यांमार में इत्यादि। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। प्लूटो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह कुइपर बेल्ट से परे स्थित एक क्षेत्र से सूर्य की परिक्रमा करता है। 2, इसका वातावरण मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड से बना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।